मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की क्लास के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है मौर्य वंश, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के सहयोग से अंतिम नंद राजा घनानंद की हत्या कर दी थी और नंद वंश का अंत कर मौर्य वंश को स्थापित किया था। मौर्य वंश के अंतर्गत अनेक महान शासकों में, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक सबसे प्रमुख हैं। इन मौर्य शासकों के काल में मौर्य वंश का काफ़ी विस्तार प्रचार प्रसार हुआ था। तो इसके अलावा अशोक ने कलिंगा का महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था, जिस युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था और उसने युद्ध नीति त्याग कर हिंसा से वह अहिंसा का पुजारी बन गया था और उसने अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और जनता की नैतिक और भौतिक उन्नति में लगा दिया था। और अशोक ने जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य भी किए थे। तो जैसा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध था, पहले एक अत्यंत ही छोटा राज्य था, किंतु यहाँ के जो राजा थे वो काफ़ी महत्वाकांक्षी थे। अतः इन्होंने एक एक करके पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर अपने राज्य को विस्तार रूप प्रदान किया और मगध को विस्तृत रूप दिया। शीघ्र ही तत्कालीन शासकों के प्रयासों के द्वारा जो मगध था एक उन्नत और समृद्ध राज्य बनता चला गया। परिणाम स्वरूप मगध का जो राजनीति का मुख्य केंद्र बन गया और इस राज्य के उत्थान में जैसा कि कई वंशों का योगदान रहा, जिनमें कि आर्यवंश, जिनके प्रमुख शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे। इसके पश्चात शिशुनाग वंश, जिसका प्रमुख शासक शिशुनाग था। इसके अलावा नंद वंश, जिसके अंतर्गत महापद्मानंद ने मगध की राज्य की सीमाओं को विस्तारित रूप प्रदान किया। महापद्मानंद विशाल धन संपत्ति का स्वामी था और उसके पास एक विशाल सेना थी, जिसके बल पर उसने मगध को विस्तृत रूप प्रदान किया और अनेक प्रदेशों को जीतकर उसने अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था। महापद्मानंद के पश्चात उसके 8 पुत्रों ने मगध शासन कार्य संभाला। तो इस प्रकार महापद्मानंद और उसके 8 पुत्रों सहित 9 नंद शासक हुए। तो अंतिम जो नंद शासक रहे वह थे घनानंद, जो कि अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी शासक थे, प्रजा में अलोकप्रिय थे। इस बात का फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। घनानंद के समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के सहयोग से नंद वंश का अंत किया, अर्थात घनानंद को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और मगध पर अपना एकाधिकार स्थापित किया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी तथा मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को विस्तार रूप दिया। इसके पश्चात बिंदुसार और बिंदुसार के पश्चात अशोक के द्वारा मगध साम्राज्य की सीमाओं को विस्तारित किया गया था। अशोक के बाद जितने भी उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठे सभी के सभी अयोग्य थे। अतः उन अयोग्य उत्तराधिकारियों के समय जो मौर्य साम्राज्य था शिथिल कमजोर पड़ता चला गया और 184 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत एक सेनापति जो वहाँ पर कार्य करते थे, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश का अंत कर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है।
और अंतिम शासक जो मौर्य वंश के थे वह थे बृहद्रथ। और मौर्य शासकों के समय जो मगध की राजधानी थी वह पाटलिपुत्र रही थी। अब हम चलते हैं मौर्य वंश के इतिहास, अर्थात मौर्य इतिहास को जानने के स्रोत या साधन कौन कौन से हैं जिनसे हमें मौर्य वंश के इतिहास और संस्कृति को समझने में सहायता मिलती है। तो मौर्य वंश के इतिहास को जानने के हमारे पास एक तो साहित्यिक स्रोत उपलब्ध है और एक है पुरातात्विक स्रोत। मौर्य इतिहास को जानने में साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य जिनमें कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन प्रमुख हैं। इसके अलावा बौद्ध साहित्य जिसमें जातक कथाएं आती हैं, जिसके अंतर्गत की मौर्य काल की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध होती है। इसके अलावा पुराण जिसमें कि मौर्य राजाओं और घटनाक्रमों की सूची प्रदान की गई है पुराणों के अंतर्गत। इसके अलावा मैगस्थनीज की इंडिका जो कि सेल्यूकस के राजदूत रहे। इसके अलावा यूनानी लेखक जिनके विवरण के आधार पर हमें मौर्यकालीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। यूनानी लेखकों में प्लूटार्क, स्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन, जस्टिन आदि प्रमुख रूप से रहे। प्लूटार्क, जस्टिन आदि के विवरण से पता चलता है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर भारत का विजय अभियान प्रारंभ किया था। इस प्रकार यूनानी लेखकों के वृत्तांत भी मौर्य वंश के इतिहास को जानने के प्रमुख साधन हैं। इन यूनानी लेखकों में प्लूटार्क, स्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन और जस्टिन के नाम मुख्य रूप से लिए जा सकते हैं। इनके विवरण के आधार पर हमें मौर्यकालीन सभ्यता और संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत भी मौर्यकालीन सभ्यता और संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। इन पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सोहर का लेख, महास्थान का लेख आदि प्रमुख रूप से हैं। इनके आधार पर मौर्यकालीन सभ्यता और संस्कृति को जानने में सहायता मिलती है। इस प्रकार साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत जो प्रमुख साधन है वह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य के जो अन्य नाम हैं चाणक्य और विष्णुगुप्त है। अतः चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के सहयोग से ही अंतिम नंद राजा घनानंद की हत्या की थी और मगध के सिंहासन पर अधिकार स्थापित किया था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन सभ्यता की अर्थात तत्कालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस के द्वारा हमें नंदों के विनाश की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें नंद मंत्री, मुद्रा राक्षस और मौर्य मंत्री अर्थात कौटिल्य की कुटिल चालों का जो वर्णन है वो विशाख दत्त ने अपने ग्रंथ मुद्रा राक्षस के अंतर्गत इसमें स्पष्ट किया गया है।
तो विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस भी मौर्यकालीन सभ्यता और इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। इसके अलावा ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्यों में कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वत जो है ये मौर्यकालीन सभ्यता, इतिहास और संस्कृति को जानने में हमारी महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। इसी श्रृंखला में बौद्ध साहित्य जिसमें की जातक कथाएं, जिसके अंतर्गत मौर्य काल की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात तत्कालीन समाज की सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी, आर्थिक दशा कैसी रही थी, तो इन सब की जानकारी हमें बौद्ध साहित्य, जातक ग्रंथों से प्राप्त होती है। इसके अलावा पुराण, जिसमें मौर्य राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है और घटनाक्रमों की जो सूची है वह हमें पुराणों के अंतर्गत ही प्राप्त होती है। इसके अलावा मौर्यकालीन इतिहास और संस्कृति को जानने में मैगस्थनीज की इंडिका प्रमुख साधन रही है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मैगस्थनीज की इंडिका का एक महत्वपूर्ण स्थान है मौर्य वंश के इतिहास को जानने में। जो मैगस्थनीज था ये सेल्यूकस का ही राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को युद्ध में पराजित किया था। पराजित होने के पश्चात सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था और अपना एक दूत मैगस्थनीज जो कि मौर्य दरबार में रख छोड़ा था। तो मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो मैगस्थनीज की इंडिका से मौर्यकालीन सभ्यता और संस्कृति अर्थात तत्कालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह मैगस्थनीज की इंडिका से हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा यूनानी लेखक प्लूटार्क, स्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, इनके लेखकों से भी और इनके विवरण से भी हमें मौर्यकालीन सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को जानने में काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार मौर्यकालीन इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और यूनानी लेखकों के जो वृत्तांत है, यूनानी लेखकों के जो वृत्तांत रहे हैं वह एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उपलब्ध हैं। इनके आधार पर हम मौर्यकालीन सभ्यता और संस्कृति अर्थात तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक दशा और राजनीतिक दशा के बारे में जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए मौर्यकालीन इतिहास को जानने के स्रोत के पश्चात अब हम चलते हैं मौर्य कौन थे, इनकी जाति मौर्य किस प्रकार पड़ी थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्पूनर के अनुसार जो मौर्य थे वो पारसिक थे। स्पूनर के अनुसार मौर्य पारसिक थे, जबकि ब्राह्मण साहित्य, विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, ब्राह्मण साहित्य, विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर के अनुसार जो मौर्य थे वह शूद्र थे अर्थात निम्न जाति के थे, जबकि बौद्ध परंपराओं के अनुसार जो मौर्य थे ये क्षत्रिय थे। बौद्ध परंपराओं के अनुसार मौर्यों को क्षत्रिय जाति का माना गया है। ग्रीक लेखक और जैन परंपरा के अनुसार, ग्रीक लेखक तथा जैन परंपरा के अनुसार जो चंद्रगुप्त था वो निम्न जाति से था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो निम्न जाति से थे, जबकि महावंश टीका के अनुसार वह क्षत्रिय राजकुमार था।
तो मौर्य कौन थे, इस संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद पाया जाता है। विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार मौर्यों के बारे में जानकारी प्रदान की। जैसा कि स्पूर्नर ने मौर्यों को पारसिक बताया, ब्राह्मण साहित्य, विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर के अनुसार जो मौर्य थे वो शूद्र जाति के रहे थे, जबकि बौद्ध परंपराओं के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे। ग्रीक लेखक और जैन परंपराओं के अनुसार ये निम्न जाति के थे, जबकि महावंश टीका के अनुसार जो मौर्य थे वो क्षत्रिय थे। तो अब प्रश्न यह उठता है कि चंद्रगुप्त की जाति मौर्य क्यों पड़ी। इस संबंध में विद्वानों में 4 मत प्रचलित किए गए हैं। पहले मत के अनुसार, जिसके अंतर्गत चंद्रगुप्त जो थे नंद वंश के राजा महापद्मानंद की मुर्रा नामक दासी के पुत्र थे। पहले मत के अनुसार चंद्रगुप्त नंद वंश के राजा महापद्मानंद की मुर्रा नामक दासी के पुत्र थे, इसलिए चंद्रगुप्त व उसके जो वंशज थे वह मौर्य कहलाए थे। इसी प्रकार दूसरे मत के अनुसार, जिसमें कि बौद्ध ग्रंथ आते हैं, दूसरे मत के अनुसार जिसमें कि बौद्ध ग्रंथ आते हैं, इसमें बताया गया है कि मौर्य जो शब्द है, मौर्य जो शब्द है वो प्राकृत भाषा के मौर्य शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मौर्य शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मौर्य क्षत्रिय थे, मौर्य क्षत्रिय थे जो कि नेपाल की तराई के पिपलिव नामक राज्य पर शासन करते थे। जो नेपाल की तराई के पिपलिव नामक राज्य पर शासन करते थे। इस प्रदेश के अंदर मोर पक्षियों की अधिकता पाई गई थी। इस प्रदेश के अंदर मोर पक्षियों की अधिकता पाई गई थी, अतः यहाँ के निवासी और जो वंशज थे वह मौर्य कहलाए। तीसरा मत जो कि जैन धर्म ग्रंथ के आधार पर है, तीसरा मत जो कि जैन धर्म ग्रंथ के आधार पर है, इनके अनुसार जो चंद्रगुप्त थे वह मयूर पालकों के सरदार की एक कन्या का पुत्र था। मयूर पालकों के सरदार की एक कन्या का पुत्र था जो कि क्षत्रिय वंशज से था, जो कि क्षत्रिय वंशज से था, अतः यह मौर्य कहलाए थे। चौथे मत के अनुसार यह बताया गया है कि सांची के पूर्वी फाटकों पर, सांची के पूर्वी फाटकों पर मोरों के चित्र पाए गए हैं। सांची के पूर्वी फाटकों पर मोरों के चित्र पाए गए हैं, अतः मार्शल महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला कि संभवतः जो मोर पक्षी था वह मौर्य वंश का राज चिन्ह रहा होगा। जो मोर पक्षी है वो मौर्य वंश का राज चिन्ह रहा होगा। इसी राज चिन्ह के कारण ही इस वंश का जो नाम था वह मौर्य पड़ा था। तो अधिकांश इतिहासकार इस मत को स्वीकार करते हैं कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वह एक क्षत्रिय राजकुमार थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उसने जिस वंश की स्थापना की थी, उसने जिस वंश की स्थापना की थी वह मौर्य वंश कहलाया, और जिस वंश में उसके वंशजों ने शासन किया था, जिस काल में उसके वंशजों ने शासन किया था वह मौर्य काल कहलाया था। इस प्रकार मौर्य कौन थे इसके बारे में विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है, लेकिन इतना निश्चित है कि जो मौर्य थे वो क्षत्रिय थे, क्योंकि अगर मौर्य निम्न कुल के होते तो कौटिल्य जैसा प्रकांड जो विद्वान था वो कभी भी मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं बिठाता,
क्योंकि कौटिल्य ने निमन कुल के शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर आसीन किया था। तो इस प्रकार मौर्य क्षत्रिय ही थे और अधिकांश इतिहासकार इस मत को स्वीकार भी करते हैं कि जो चंद्रगुप्त थे क्षत्रिय राजकुमार थे। उसने जिस वंश की स्थापना की थी वह मौर्य वंश कहलाया और जिस काल में उसके वंशजों ने शासन किया था वह मौर्य काल के नाम से जाना गया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के सहयोग से नंद वंश का अंत कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश को इतिहास के जानने के जो साधन है हमारे पास वह साहित्यिक और पुरातात्विक सामग्री है। इसके अलावा यूनानी लेखकों के वृत्तांत भी मौर्यकालीन सभ्यता और संस्कृति को जानने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। इसके साथ ही आज के वीडियो में हमने यह भी जाना कि मौर्य कौन थे, इनकी जाति क्या थी, किन किन विद्वानों ने मौर्यों को किन किन जाति के साथ इनको संबोधित किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन, उसकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और इस टॉपिक के संबंध में अगर किसी भी टॉपिक के संबंध में आपको अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपनी राय रख सकते हैं। इसके साथ ही धन्यवाद।